Hello class 10th. Let's start once again the revision of your chapter 1, the rise of nationalism in Europe. Till point third, the age of revolution, we have revised in previous clip. So let's start the next topic for revision. तो आगे टॉपिक पे जाने से पहले आप जो भी पीछे रिवाइज किए हैं उन सारे पेज को मैं इस क्लिप में भी एक बार कंबाइन करके आपके सामने रिप्रेजेंट करते जा रहा हूं, आप उस पर नज़र रखें। ये रहा नेक्स्ट सिविल कोड, नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 एंड ये नेक्स्ट नेपोलियनिक वार। New conservatism after 1815, Treaty of Vienna, the revolutionaries, Giuseppe Mazzini, Revolution of 1830 and Greek War of Independence, and Revolution of 1848 and cause of revolution. And this is new topic of today, द एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि पूरे यूरोप में यूरोपियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर, जिसमें से हमने बताया कि दो क्लास मेन थे, एक एरिस्टोक्रेसी, दूसरा पीजेंट्री। एरिस्टोक्रेसी ऐसी क्लास थी जिनकी संख्या कम थी, जो एक दूसरे से कॉमन वे ऑफ लाइफ से जुड़े हुए थे, जिनके पास कंट्री के दूसरे हिस्से में भी संपत्ति हुआ करती थी, फ्रेंच बोलते थे एंड उनकी परिवार शादी से जुड़ी हुई होती थी। जबकि पीजेंट्री जो थी, ज़्यादा पॉपुलेशन थी, ज़्यादा से ज़्यादा किसान और लैंडलेस लेबर ही हुआ करते थे और रीजनल लैंग्वेज बोलते थे। बट इन दोनों से अलग एक नया क्लास भी इमर्ज हुआ था यूरोप में, जो मिडिल क्लास के नाम से जाना गया। और इसको इमर्ज होने का कारण था कि फ्रांस और जर्मन देशों में 19th सेंचुरीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन का होना और इससे ये नए क्लास का जन्म होना। इसमें से थे इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स। एंड इसी न्यू मिडिल क्लास के वजह से इन लोगों ने जो थॉट रखा वो लिबरल नेशनलिज्म हुआ। लिबर मतलब एक लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है फ्री। तो लिबरलिज्म का हमने दो फील्ड में अलग अलग मतलब बताया, पॉलिटिकल फील्ड में और इकोनॉमिकल फील्ड में। पॉलिटिकल फील्ड में इसका मतलब क्या निकाली जाती थी? फ्री, सबको आज़ादी, सबको कानून के सामने बराबरी का हक। तीसरा, गवर्नमेंट जो सबकी सहमति यानी कॉन्सेंट से बने, जो प्रिविलेजेस है उसको समाप्त की गई। एक ऐसा सरकार जो कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो। इकोनॉमिकल फील्ड में मार्केट्स की आज़ादी, स्टेट इम्पोज्ड जो रिस्ट्रिक्शंस है सामान और पूंजी पे, उसकी बंदी। इसमें हम एग्जांपल भी दिए थे एले का, कि मेजरमेंट जो होता था वो कपड़ा का, वो एक जगह से दूसरे जगह पे जाने पर अलग अलग होती थी। तो इस इकोनॉमिकल फील्ड में जो समस्या थी उसी को समाप्त करने के लिए एक छोटा स्टेप उठाया गया जिसे जोल्वरिन के नाम से जाना गया। ये एक कस्टम यूनियन था जिसकी निर्माण प्रसिया के वजह से 1834 में हुआ और इसके वजह से यूरोप में जो 11 बैरियर था, टैरिफ बैरियर था, उसे ख़त्म कर दी गई। जो 30 करेंसी चलती थी उसको घटाकर 2 कर दी गई। अब रोमांटिक इमेजिनेशन देखते हैं। रोमांटिसिज्म में हमने क्या बताया था कि ये एक तरह का कल्चरल मूवमेंट था जिसमें नेशनलिस्ट मूवमेंट को एक नए फॉर्म यानी आर्ट, पोएट्रीज, स्टोरीज और म्यूजिक के थ्रू देखा जाने लगा। और इस तरह के एग्जाम्पल में हमने बताया था जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड के बारे में, जिसने बताया कि सच्ची देशभक्ति सिर्फ दास वॉल्क यानी जो जर्मन के कॉमन पीपल है सिर्फ उनमें ही देखने को मिलता है, क्योंकि कॉमन पीपल ही किसी कंट्री के वहाँ के कल्चर और ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं और उनसे उनका कल्चर पता चलता है। एंड केस ऑफ पोलैंड में हमने क्या देखा था? रोमांटिसिज्म का ही इफेक्ट, कि पोलैंड जो था वो रसिया और ऑस्ट्रिया में बटा हुआ था और ये इसमें से रसिया का सबसे ज़्यादा प्रभाव था। तो
पोलैंड में मूवमेंट शुरू कर मतलब मूवमेंट को लीड कर रहे थे कुछ कैरेक्टर, जिसमें कैरोल कुरपिंस्की ऐसा था जो सपोर्ट कर रहा था लैंग्वेज को, पोलिश लैंग्वेज, अपना म्यूजिक जो भी वो कर रहा था, म्यूजिक मेन रूप से वो म्यूजिक को सपोर्ट कर रहा था। इसी तरह से लैंग्वेज जो पोलैंड का था वो पोलिश था। हालांकि पोलैंड के अंदर 1831 में रिबेल भी हुआ रशियन के खिलाफ, और जितने बिशप और प्रिस्ट थे उनको पकड़ के साइबेरिया जेल में भी भेजा गया, साइबेरिया भी भेजा गया। लेकिन इन सब चीज़ों में हम एक चीज़ देख रहे हैं कि ये एक ऐसा एग्जाम्पल था जो रोमांटिसिज्म को सपोर्ट करके पोलैंड को इंडिपेंडेंट करना चाहते थे, बट सक्सेसफुल नहीं रहा। यहाँ पे ग्रिम ब्रदर के बारे में भी पीछे बताए थे कि दो भाई था जो गांव-गांव घूम करके फेरी टेल्स जैसी किताबें लिखी, लोगों की कहानियों को सुन सुन करके। अब जरा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का देखें, ये क्या था, जर्मन के अंदर जो मिडिल क्लास थे उन्होंने पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल को सपोर्ट किया, और वो डिमांड कर रहे थे ये मिडिल क्लास कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रेस के फ्रीडम का, और एसोसिएशन बनाने की आज़ादी को। और ये जर्मन रीजन में पहली बार हुआ इस तरह की बातें। वहाँ न्यू मिडिल क्लास ने क्या किया, फ्रैंकफर्ट में कलेक्ट होने का, गदर होने का डिसाइड किया, और ये डिसाइड किया कि पूरे जर्मनी के लिए एक जर्मन नेशनल असेंबली बनाएंगे। डेट भी निर्धारित हुई 18 मई 1848। टोटल रिप्रेजेंटेटिव भी पहुँचे 831, और जगह चुना गया सेंट पॉल चर्च फ्रैंकफर्ट शहर का। और इसको लीड करने के लिए प्रशिया के राजा फ्रेडरिक विल्हेम IV को बुलाई भी गई, बट वहाँ के जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने प्रशिया से के राजा फ्रेडरिक विल्हेम IV से मिलकर के इस मीटिंग को भंग कर दी, और इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और इस मीटिंग में जो औरतें थी वो बस गैलरी में खड़ा होकर के ऑब्जर्वर के रूप में थी, बाकी उनका कोई भी योगदान नहीं था। अब ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में देखिए कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इसकी पहली शुरुआत थी जो जंकर्स के द्वारा दबा दी गई थी। तो इसका लीडरशिप लिया किसने, प्रशिया, और प्रशिया का मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क, और उसने जर्मन यूनिफाई करने के लिए ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस के साथ 3 साल तक युद्ध किया, जिसमें फाइनली जनवरी 1871 में इसकी जीत होती है। और जीतने के बाद 18 जनवरी को प्रशिया का एक नया राजा बनता है जिसका नाम होता है काइजर विलियम फर्स्ट, और ये होता कहाँ है, फ्रांस के हॉल ऑफ वर्सैल्स में। और इटली को यूनिफाई करने में क्या देखे थे, पहले इटली का विभाजन देखे थे कि इटली 7 भाग में बटा हुआ था। उसमें से नॉर्थर्न हिस्से में ऑस्ट्रियन और हैब्सबर्ग था, सेंटर में पोप था, साउदर्न में बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन था, और सिर्फ एक ही ऐसा हिस्सा था जहाँ पे इटली का कोई राजा था, विक्टर इमैनुअल II, जो कब्जा किए हुए था। तो इटली को यूनिफाई करने में मेजनी, काउंट केबर और गैरिबाल्डी का हाथ था। उसमें हमने केबर के बारे में बताया कि वो नॉर्थ का जो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग था उसे 1851 में इटली में मिला लिया। साउथ में जो गैरिबाल्डी था उसने स्पेन छीन से, बॉर्बन किंग्स का स्पेन से साउदर्न इटली को छीन करके इससे मिलाया, और 1861 को विक्टर इमैनुअल II को इटालियन एम्पायर का नया राजा घोषित की गई। ब्रिटेन का क्या स्ट्रेंज केस था, ब्रिटेन ऑलरेडी 3 भाग में था बटा हुआ इथनिक ग्रुप में, इंग्लिश, बेस और स्कॉट। इसमें से इंग्लिश सबसे पहले मोनार्की से फ्री हुआ 1688 में, और उसने 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पास किया, और इसके तहत स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को मिला करके यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ। बट जो आयरलैंड था वहाँ पे 2 भाग ग्रुप थे धर्म का, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। और वॉल्फ टोन का जब रिवोल्ट फेल्ड हुआ 1798 में, तो इसी को देखते हुए 1801 में भी आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में मिला ली गई। और यूनाइटेड किंगडम का जो ब्रिटेन हुआ उसका नया सिंबल यहाँ पे देख रहे हैं, यूनियन जैक फ्लैग के रूप में, गॉड सेव्स आवर नोबल किंग नेशनल एंथम के रूप में, और लैंग्वेज बनी इंग्लिश। ये 5th चैप्टर है विजुअलाइजिंग द नेशन, जिसमें हमने पढ़ा था एलगोरी के बारे में। जब किसी आइडियाज़ को, किसी चीज़ के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है, दर्शाया जाता है, तो उसे एलगोरी कहा जाता है। और यहाँ पे 2 एग्जाम्पल भी था, फ्रांस के मरियम का और जर्मनी के जर्मेनिया का। लास्ट नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म को, नेशनलिज्म मतलब तो जान ही रहे राष्ट्रवाद, इम्पेरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद। और ये साम्राज्यवाद यानी एक कंट्री को कब्जे में लेना किसी दूसरे कंट्री को, ये शुरुआत हुआ कैसे, बाल्कन से। बाल्कन में उन्हें बताया था कि बहुत सारे इनहेबिटेंट्स, बहुत सारे कंट्रीज़ को मिला के बाल्कन क्षेत्र बना हुआ था, जो आज में बहुत सारे कंट्री में बटा हुआ है, और वहाँ के रहने वाले लोगों को कहा जाता था स्लाव्स। तो उन्हीं
क्षेत्रों को एक्वायर करने के लिए, हथियाने के लिए यूरोपियन ग्रुप आपस में लड़े, जो एम्पेरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म का रूप लिया। और ये रहा आपका क्वेश्चंस इस पूरे चैप्टर का एक साथ, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है। जैसा कि आप 9th में नोट्स के बाद इसे बनाते थे, आप बनाइए, एनसीईआरटी भी बनाइए। और ये रहा, टोटल 32 क्वेश्चंस है। सॉरी, 2 क्वेश्चंस यहाँ भी है, टोटल 34 क्वेश्चंस है।